क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई टेम्पलेट लिखते हैं तो कंपाइलर के अंदर वास्तव में क्या होता है? जब आप वॉइड लॉग वैल्यू इंट एक्स जैसा कोई स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस फंक्शन डिफाइन करते हैं तो कंपाइलर का काम सीधा होता है सिंटैक्स को पार्स करना, उसे एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री AST में बदलना, मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस जनरेट करना और उन बाइट्स को एक ऑब्जेक्ट फाइल में रखना। काम खत्म। हालांकि टेम्पलेट्स इस सीधे रास्ते को नहीं मानते। एक टेम्पलेट कोड नहीं है, ये कोड जनरेट करने की एक रेसिपी है। जब कंपाइलर का सामना टेम्पलेट टाइप नेम टी वर्ड प्रोसेस टी वेल से होता है तो ये तुरंत असेंबली का एक सिंगल बाइट भी जनरेट नहीं कर सकता। इसे नहीं पता होता कि टी कितना बड़ा है, कौन से रजिस्टर्स असाइन करने हैं या मेमोरी लेआउट्स कैसे अलाइन होते हैं। इसे अपनी सांस रोककर इंतजार करना पड़ता है जब तक कि आप वास्तव में कंक्रीट टाइप आर्गुमेंट्स के साथ टेम्पलेट को कॉल नहीं करते। इस सेक्शन में हम कंपाइलर का हुड खोलने जा रहे हैं और एक टेम्पलेट के सफ़र का बिल्कुल सही मैप बनाने जा रहे हैं जो रॉ सोर्स टेक्स्ट से शुरू होकर स्पेशलाइज्ड बाइनरी इंस्ट्रक्शंस तक जाता है। इस पाइपलाइन को समझने से लंबे कंपाइल टाइम्स का रहस्य सुलझ जाएगा। ये पता चलेगा कि जेनेरिक कोड अचानक आपके बाइनरी साइज को क्यों बढ़ा सकता है और बड़े हाई परफॉर्मेंस C++ सिस्टम्स को डिजाइन करते समय आपको बिल्ड पाइपलाइनों को ऑप्टिमाइज करने के टूल्स मिलेंगे। सेक्शन ब्रेक, द कंप्लीट इंस्टेंशिएशन पाइपलाइन। हर फेज में गहराई से जाने से पहले मैं आपको पूरे ऑपरेशन का एक बर्ड सा आई व्यू मैप देता हूं। इस डायग्राम को कंपाइलर के एग्जीक्यूशन पाथ के लिए अपना रोड मैप समझें। जब भी जेनेरिक कोड को एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में कंपाइल किया जाता है, यह डायग्राम कंपाइलेशन और लिंकिंग के दौरान C++ टेम्पलेट इंस्टेंशिएशन के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझाता है। यह सोर्स कोड को पार्स करने से शुरू होता है ताकि एक इनिशियल सिंटैक्स ट्री बनाया जा सके। जब एक स्पेसिफिक टेम्पलेट कॉल मिलती है तो कंपाइलर किसी भी टाइप कंस्ट्रेंट्स को इवैल्यूएट करता है। अगर कंस्ट्रेंट्स मीट हो जाते हैं तो कंपाइलर एक स्पेशलाइज्ड सिंटैक्स ट्री बनाने के लिए टेम्पलेट पैरामीटर्स को कंक्रीट टाइप्स से सब्स्टिट्यूट कर देता है। इसके बाद कंपाइलर मशीन कोड को जनरेट और ऑप्टिमाइज करता है और इसे एक ऑब्जेक्ट फाइल में सेव करता है। फाइनली लिंकिंग फेज के दौरान एक सिंगल और क्लीन एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए अलग अलग ट्रांसलेशन यूनिट्स में डुप्लीकेट टेम्पलेट इंस्टेंशिएशंस को डीडुप्लीकेट किया जाता है। आइए इस मैप का फेज बाय फेज विश्लेषण करें और देखें कि हर स्टेशन पर हमारे सोर्स कोड के साथ क्या होता है। सेक्शन ब्रेक, फेज 1 टू फेज नेम लुकअप और अनइंस्टेंशिएटेड AST। चैप्टर 1.7 में वापस जाकर हमने सीखा कि कंपाइलर प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, असेंबली और लिंकिंग के जरिए सोर्स फाइलों को कैसे प्रोसेस करता है। जब कंपाइलर कंपाइलेशन फेज के दौरान एक टेम्पलेट डेफिनेशन पर पहुंचता है तो यह टू फेज नेम लुकअप नामक स्टेट में एंटर करता है। फेजर 1 यानी डेफिनेशन टाइम में कंपाइलर ने अभी तक कोई भी टाइप आर्गुमेंट्स नहीं देखे हैं। यह टेम्पलेट कोड पर एक बेसिक सिंटैक्स चेक परफॉर्म करता है और टेम्पलेट स्ट्रक्चर को मेमोरी में एक अनइंस्टेंशिएटेड एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री यानी AST के रूप में स्टोर करता है। पिछले सेक्शन से हमारे कॉन्सेप्ट कंस्ट्रेंट GPU स्टेजिंग टेम्पलेट को कंसीडर कीजिए। ये C++ फंक्शन टेम्पलेट एक मेमोरी बफर से फर्स्ट एलिमेंट को रिट्रीव करके और उसे GPU के इंटरनल स्टोरेज में राइट करके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट में अपलोड करने के लिए डेटा प्रिपेयर करता है। फेजर 1 के दौरान कंपाइलर इस लॉजिक का एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री रिप्रेजेंटेशन बिल्ड करता है, लेकिन टी से जुड़े किसी भी एक्सप्रेशन को टाइप डिपेंडेंट के रूप में मार्क करता है। यह एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री एक टेम्पलेट फंक्शन दिखाता है जिसे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट अपलोड के लिए डेटा स्टेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह फंक्शन स्पेसिफिक स्केलर टाइप्स के लिए कंस्ट्रेंट है और साइज के साथ डेटा के लिए एक पॉइंटर एक्सेप्ट करता है। यह डेटा एरे से एक एलिमेंट को लोकल वेरिएबल में रीड करता है और फिर ग्राफिक्स प्रोसेसर में डेटा राइट करने के लिए एक इंटरनल फंक्शन को कॉल करता है। इस स्टेज पर कोई भी मशीन कोड जनरेट नहीं होता है। कंपाइलर सिंपली इस एब्स्ट्रैक्ट ब्लूप्रिंट को मेमोरी में स्टोर करता है। अगर आपकी हेडर फाइल 10 अलग अलग .cpp फाइल्स में इंक्लूड है तो हर सिंगल ट्रांसलेशन यूनिट इस हेडर को पार्स करती है और इस मेमोरी ब्लूप्रिंट को इंडिपेंडेंटली कंस्ट्रक्ट करती है। सेक्शन ब्रेक, फेज 2 कॉल साइट ट्रिगर, कॉन्सेप्ट चेक और सब्स्टिट्यूशन। आगे कुछ भी नहीं होता जब तक कि एक ट्रांसलेशन यूनिट में कोई कंक्रीट फंक्शन कॉल दिखाई दे। यह C++ कोड स्निपेट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एक सीक्वेंस को इनिशियलाइज करता है और डेटा को ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर अपलोड करने के लिए प्रिपेयर करता है। जब कंपाइलर इस लाइन पर पहुंचता है तो नेम लुकअप का फेज 2 शुरू होता है। टाइप डिडक्शन के तहत कंपाइलर पास किए गए आर्गुमेंट्स यानी टाइप फ्लोट पॉइंटर के बफर को इंस्पेक्ट करता है।
ये डिड्यूस करता है कि टेम्पलेट पैरामीटर टी को फ्लोट से बाइंड होना चाहिए। कंस्ट्रेंट वैलिडेशन के तहत फ्लोट को टेम्पलेट बॉडी में सब्स्टिट्यूट करने से पहले कंपाइलर फ्लोट के कॉन्सेप्ट जीपीयू स्केलर को चेक करता है। क्या फ्लोट एक फ्लोटिंग पॉइंट टाइप है? यस। क्या फ्लोट ट्रिवियली कॉपिएबल है? यस। कंस्ट्रेंट चेक पास हो जाते हैं। एएसटी क्लोनिंग और सब्स्टिट्यूशन के तहत कंपाइलर फेजर 1 के दौरान स्टोर किए गए अनइंस्टेंशिएटेड एएसटी नोड को लेता है और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है और डिपेंडेंट टाइप टी के हर इंस्टेंस को कंक्रीट टाइप फ्लोट से रिप्लेस कर देता है। यह कंपाइलर रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा फंक्शन दिखाता है जिसे फ्लोटिंग पॉइंट डेटा को ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट में ट्रांसफर करने के लिए प्रिपेयर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रोसेस डेटा का एक रेफरेंस और उसका टोटल काउंट लेता है, फिर इंफॉर्मेशन को जीपीयू में भेजने के लिए एक इंटरनल राइट कमांड एग्जीक्यूट करता है। ध्यान दीजिए कि अभी क्या हुआ। जेनेरिक टेम्पलेट एक स्टैंडर्ड कंक्रीट और स्ट्रॉन्गली टाइप्ड एएसटी नोड में ट्रांसफॉर्म हो गया। यह अब उस फंक्शन से बिल्कुल अलग नहीं है जिसे आपने खुद हाथ से लिखा हो, जैसे कि वॉइड स्टेज फॉर जीपीयू अपलोड कॉन्स्ट फ्लोट पॉइंटर डेटा एसटीडी साइजर टी काउंट। सेक्शन ब्रेक। फेजर 3 मोनोमॉर्फिजेशन और कोड एक्सपेंशन द कोड ब्लोट फिनोमिनन। जेनेरिक कोड को लेने और हर यूनिक टाइप कॉम्बिनेशन के लिए एक्सप्लिसिट कंक्रीट इंप्लीमेंटेशंस को इंस्टेंशिएट करने की प्रोसेस को मोनोमॉर्फाइजेशन के रूप में जाना जाता है, जो कई फॉर्म्स को हर टाइप के लिए एक फॉर्म में बदल देता है। हालांकि मोनोमॉर्फाइजेशन पीक एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस को इनेबल करता है, जिससे कंपाइलर टाइप टी के साइज अलाइनमेंट और एसआई एएमडी इंस्ट्रक्शन सेट के हिसाब से बिल्कुल सही तरीके से स्पेशलाइज्ड असेंबली एमिट कर पाता है, लेकिन इसकी एक फिजिकल मेमोरी कॉस्ट भी होती है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है जब हम सेम एप्लीकेशन में 3 डिफरेंट टाइप आर्गुमेंट्स के साथ स्टेज फॉर जीपीयू अपलोड को इन्वोक करते हैं। यह कोड 3 डिफरेंट टाइप्स के फ्लोटिंग पॉइंट न्यूमेरिकल डेटा को स्पेसिफिकली सिंगल प्रिसिजन, डबल प्रिसिजन और हाफ प्रिसिजन वैल्यूज को ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट में ट्रांसफर करने के लिए प्रिपेयर करता है। कंपाइलर 3 सेपरेट फंक्शन एएसटीज क्रिएट करता है, उन्हें इंडिपेंडेंटली ऑप्टिमाइज करता है और असेंबली कोड के 3 डिस्टिंक्ट ब्लॉक्स जनरेट करता है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट में डेटा स्टेज करने के लिए एक सिंगल टेम्पलेट फंक्शन डेटा टाइप के बेसिस पर 3 डिस्टिंक्ट मशीन कोड इंस्टेंशिएशंस में कंपाइल होता है। यह 32 बिट, 64 बिट और 16 बिट रजिस्टर्स का यूज करके एब्स्ट्रैक्ट टेम्पलेट का स्पेसिफिक असेंबली इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेशन दिखाता है, जो सिंगल, डबल और हाफ प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए रिजल्टिंग बाइनरी साइज वेरिएशंस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। फिजिकल कोड साइज इंपैक्ट को मेजर करना। अगर आपके टेम्पलेट में कॉम्प्लेक्स एरे मैनिपुलेशन, इंडेक्सिंग, मैथ और एरर हैंडलिंग की 500 लाइन्स हैं, तो उस टेम्पलेट को 10 डिस्टिंक्ट स्केलर टाइप्स के लिए इंस्टेंशिएट करने से 5000 लाइन्स का जनरेटेड मशीन कोड मिलता है। टाइप इंस्टेंशिएशंस के दौरान बाइनरी कोड साइज के इस मल्टीप्लिकेशन को कोड ब्लोट कहा जाता है। यह डायग्राम सिंगल डेटा टाइप वर्सेस मल्टीपल डेटा टाइप्स के लिए टेम्पलेट इंस्टेंशिएशन के मेमोरी फुटप्रिंट और सीपीयू इंस्ट्रक्शन कैश एफिशिएंसी को कंपेयर करता है। यह दिखाता है कि सिर्फ वन टाइप के लिए जीपीयू अपलोड फंक्शन को कंपाइल करने से एक स्मॉल बाइनरी साइज मिलता है, जो प्राइमरी इंस्ट्रक्शन कैश के अंदर इजीली फिट हो जाता है। लेकिन सेम फंक्शन को 10 डिफरेंट टाइप्स के लिए कंपाइल करने से कंपाइल्ड कोड का साइज 10 फोल्ड बढ़ जाता है, जिससे कैश प्रेशर बढ़ता है और कैश एविक्शंस की वजह से परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन हो सकता है। कोड ब्लोट सिर्फ आपकी हार्ड ड्राइव पर कोई एस्थेटिक इश्यू नहीं है, यह सीधे आपके हार्डवेयर परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। जब आपके कंपाइल्ड प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन फुटप्रिंट एक्सपेंड होता है, तो यह सीपीयू के AL1 इंस्ट्रक्शन कैशे यानी AL1I पर प्रेशर डालता है। अगर दर्जनों टेम्पलेट वेरिएशंस के लिए स्पेशलाइज्ड कोड AL1I कैशे को ओवरफ्लो कर देता है, तो प्रोसेसर AL1 इंस्ट्रक्शन कैशे मिसेस एक्सपीरियंस करता है, जिससे स्लोअर AL2 या AL3 कैशे या मेन AM से मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस फेच करने के दौरान एग्जीक्यूशन स्टॉल हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। फेज 4 और 5 ऑब्जेक्ट फाइल्स COMD80 सेक्शंस और लिंकर डिडुप्लीकेशन। अब चलिए ट्रेस करते हैं कि इंस्टेंशिएटेड टेम्पलेट्स कैसे ऑब्जेक्ट फाइल्स में मूव करते हैं और लिंकर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। चैप्टर 7.1 में हमने ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट्स लिनक्स पर ELF और विंडोज पर COFF को कवर किया था और देखा था कि कैसे सोर्स फाइल्स आइसोलेटेड ट्रांसलेशन यूनिट्स यानी DAW फाइल्स में कंपाइल होती हैं। क्योंकि टेम्पलेट इंप्लीमेंटेशंस आमतौर पर हेडर फाइल्स डॉट्स या .hpp में होते हैं, इसलिए मल्टीपल .cpp फाइल्स सेम टेम्पलेट डेफिनेशन को इंक्लूड करेंगी।
अगर मेन डॉट cpp और रेंडर डॉट cpp दोनों स्टेज फॉर जीपीयू अपलोड लेस देन फ्लोट ग्रेटर देन को कॉल करते हैं, तो दोनों ट्रांसलेशन यूनिट्स इंडिपेंडेंटली बिल्कुल सेम स्टेज फॉर जीपीयू अपलोड लेस देन फ्लोट ग्रेटर देन फंक्शन को इंस्टेंशिएट करेंगी और उसे असेंबली में कंपाइल कर देंगी। अगर ट्रेडिशनल C++ फंक्शन लिंकिंग रूल्स अप्लाई होते तो लिंक टाइम पर मेन डॉट ओ और रेंडर डॉट ओ को कंबाइन करने से एक कैटास्ट्रोफिक कंपाइल स्टॉप एरर ट्रिगर हो जाता। मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ सिंबल स्टेज फॉर जीपीयू अपलोड लेस देन फ्लोट ग्रेटर देन। C++ इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? वीक सिंबल्स और कॉमडैट फोल्डिंग। जब कंपाइलर किसी टेम्पलेट इंस्टेंशिएशन के लिए मशीन कोड जनरेट करता है तो वो रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट कोड को ऑब्जेक्ट फाइल के एक स्पेशलाइज्ड सेक्शन में रख देता है जिसे कॉमडैट कंपोनेंट डेटा ग्रुप कहते हैं, जिससे एमिटेड फंक्शन एक वीक सिंबल की तरह मार्क हो जाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे दो अलग अलग ट्रांसलेशन यूनिट्स कंपाइल होती हैं और लिंकर उन्हें उन बाइनरी सिंबल रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे रिजॉल्व करता है जो हमने चैप्टर 7.3 में एक्सप्लोर किए थे। यह डायग्राम एक ऐसे प्रोग्राम के कंपाइलेशन और लिंकिंग प्रोसेस को दिखाता है जिसमें मल्टीपल सोर्स फाइल्स एक कॉमन फंक्शन शेयर करती हैं। कंपाइलेशन के दौरान इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट फाइल्स जनरेट होती हैं जिनमें से हर एक में शेयर्ड फंक्शन की डुप्लीकेट कॉपीज होती हैं जो डिडुप्लिकेशन के लिए मार्क की गई होती हैं। लिंकिंग फेज में लिंकर इन डुप्लीकेट सेक्शंस को आइडेंटिफाई करता है, सिर्फ एक सिंगल कॉपी रखता है और एक्स्ट्रा को डिस्कार्ड कर देता है, जिससे फाइनल एग्जीक्यूटेबल में शेयर्ड फंक्शन की एग्जैक्टली वन कॉपी ही बचती है। डेमिस्टिफाइंग द मैंगल्ड सिंबल। डायग्राम में सिंबल नेम पर ध्यान दीजिए। _Z1 एट स्टेज फॉर जीपीयू अपलोड आई FEVPKT_M। क्योंकि C++ ओवरलोडिंग और टेम्पलेट इंस्टेंशिएशन को सपोर्ट करता है, इसलिए कंपाइलर मशीन कोड ब्लॉक का नाम सिंपली स्टेज फॉर जीपीयू अपलोड नहीं रख सकता। ये GCC या क्लैंग पर इटेनियम C++ नेम मैंगलिंग का यूज करता है ताकि फंक्शन नेम, टेम्पलेट पैरामीटर टाइप्स, फ्लोट के लिए F, रिटर्न टाइप वॉइड के लिए V और पैरामीटर टाइप्स पॉइंटर टू कांस्टेंट T और साइज T के लिए PKTM को एक यूनिक आइडेंटिफायर स्ट्रिंग में एनकोड किया जा सके। जब लिंकर मेन डॉट ओ और रेंडर डॉट ओ को एनकाउंटर करता है तो ये _Z1 एट स्टेज फॉर जीपीयू अपलोड IF पर कॉमडैट वीक सिंबल फ्लैग देखता है। ये डिटेक्ट करता है कि दोनों ऑब्जेक्ट फाइल्स में इस सिंबल के आइडेंटिकल इंप्लीमेंटेशंस हैं। ये डुप्लीकेट सिंबल को फोल्ड कर देता है, फाइनल डॉट टेक्स्ट सेक्शन में एक इंस्टेंस को रिटेन करता है और मेन डॉट ओ और रेंडर डॉट ओ के सभी कॉल साइट्स को उस सिंगल एड्रेस पर पॉइंट करने के लिए रीराइट कर देता है। सेक्शन ब्रेक। द हिडन कॉस्ट बिल्ड टाइम इन्फ्लेशन। जबकि कॉमडैट फोल्डिंग फाइनल बाइनरी में डुप्लीकेट सिंबल्स को रोकता है, यह एक बहुत बड़ी बिल्ड सिस्टम इनएफिशिएंसी को दिखाता है। कंपाइलर ने फ्लोट के जीपीयू अपलोड के स्टेज के लिए ट्वाइस पार्सिंग, इंस्टेंशिएटिंग, ऑप्टिमाइजिंग और मशीन कोड एमिट करने में CPU साइकिल स्पेंड किए, सिर्फ इसलिए कि लिंकर वन कॉपी को थ्रो कर दे। एक मैसिव रियल वर्ल्ड गेम इंजन या GPU प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क में जिसमें हंड्रेड्स ऑफ .cpp फाइल्स होती हैं, ये रिडंडेंट काम बिल्ड टारगेट्स में थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स होता है। यही कारण है कि हेडर हैवी जेनेरिक लाइब्रेरीज आपके कंपाइलेशन टाइम्स को स्लो कर सकती हैं, जिससे एक क्विक बिल्ड मल्टी मिनट कॉफी ब्रेक में बदल जाता है। यहां बताया गया है कि एक फुल बिल्ड के दौरान कंपाइलर टाइम कैसे कंज्यूम होता है। यह डायग्राम एक हैवी टेम्पलेट बिल्ड के दौरान कंपाइलेशन टाइम के ब्रेकडाउन को दिखाता है, जिसे 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। यह प्रोसेस हेडर प्री प्रोसेसिंग और लेक्सिंग के साथ शुरू होता है, जो टाइम का 30% लेता है। सेकंड फेज टेम्पलेट पार्सिंग और सब्स्टिट्यूशन रिडंडेंट ऑपरेशंस की वजह से 45% के साथ सबसे बड़ा शेयर कंज्यूम करता है। थर्ड फेज कोड जनरेशन और ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस करता है, जो ड्यूरेशन का 20% कवर करता है। फाइनली लिंकर डिडुप्लिकेशन परफॉर्म करता है, जो बचे हुए 5% कंपाइलेशन साइकिल में डुप्लीकेट टेम्पलेट इंस्टेंशिएशंस को रिजॉल्व करता है। टोटल बिल्ड टाइम का लगभग आधा हिस्सा सेपरेट ट्रांसलेशन यूनिट्स में आइडेंटिकल टेम्पलेट कोड को पार्स और इंस्टेंशिएट करने में स्पेंड होता है। सेक्शन ब्रेक। ऑप्टिमाइजेशन रेमेडीज एक्सप्लिसिट इंस्टेंशिएशन और एक्सटर्न टेम्पलेट। फॉर्चुनेटली मॉडर्न C++ इस रिडंडेंट कंपाइल टाइम वर्क को एलिमिनेट करने के लिए एक टूल प्रोवाइड करता है, जो है एक्सप्लिसिट इंस्टेंशिएशन डिक्लेरेशंस, जिसमें एक्सटर्न टेम्पलेट कीवर्ड का यूज होता है, जिसे C++11 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एक्सटर्न टेम्पलेट कंपाइलर को बताता है, इस ट्रांसलेशन यूनिट में इस टेम्पलेट को इंस्टेंशिएट मत करो, मुझ पर भरोसा करो, मैंने इसे दूसरे ऑब्जेक्ट फाइल में एक्सप्लिसिटली इंस्टेंशिएट किया है।
बस यहाँ एक अनरिजॉल्व्ड सिंबल रेफरेंस रख दो और लिंकर को इसे एक साथ जोड़ने दो। आइए देखें कि एक्सप्लिसिट इंस्टेंशिएशंस का यूज करने के लिए एक आर्किटेक्चर को कैसे रिफैक्टर किया जाए। स्टेप 1, द हेडर फाइल gpu_staging.h टेम्पलेट को डिक्लेयर करें और हेडर फाइल के बॉटम में कॉमन टाइप्स के लिए एक्सटर्न टेम्पलेट डिक्लेरेशंस ऐड करें। ये C++ हेडर फाइल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट अपलोड के लिए न्यूमेरिक डेटा को प्रिपेयर करने का एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करती है। ये इनपुट को फ्लोटिंग पॉइंट या इंटीजर डेटा टाइप्स तक रेस्ट्रिक्ट करने के लिए मॉडर्न लैंग्वेज कंस्ट्रेंट्स का यूज करती है। कोर फंक्शन टोटल बाइट साइज को कैलकुलेट और प्रिंट करके डेटा कॉपी करने को सिमुलेट करता है। इसके अलावा ये कॉमन डेसिमल टाइप्स के लिए रिडंडेंट कोड जनरेशन को रोककर कंपाइल टाइम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक्सटर्नल टेम्पलेट्स का यूज करता है, जिससे कंपाइलर को इसकी जगह शेयर्ड प्री कंपाइल्ड इंस्टेंसेस यूज करने का डायरेक्शन मिलता है। स्टेप 2, द एक्सप्लिसिट इंस्टेंशिएशन सोर्स फाइल gpu_staging.cpp एक डेडिकेटेड ट्रांसलेशन यूनिट क्रिएट करें जहां आप कंपाइलर को टेम्पलेट को एक बार इंस्टेंशिएट करने के लिए एक्सप्लिसिटली फोर्स करते हैं। ये C++ सोर्स फाइल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट अपलोड्स के लिए डेटा प्रिपेयर करने के लिए एक्सप्लिसिट टेम्पलेट इंस्टेंशिएशन का यूज करती है। यह कंपाइलर को इस ट्रांसलेशन यूनिट में सिंगल और डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए मशीन कोड को सिर्फ एक बार जनरेट करने का इंस्ट्रक्शन देती है, जिससे कंपाइलेशन एफिशिएंसी ऑप्टिमाइज होती है और मेमोरी स्टेजिंग ऑर्गेनाइज होती है। स्टेप 3, कंज्यूमर फाइल्स ब्रैकेट में main.cpp, render.cpp अब जब main.cpp या render.cpp gpu_staging.h को इंक्लूड करता है और स्टेज फॉर GPU अपलोड ब्रैकेट में float_ptr, 100 को कॉल करता है। कंपाइलर देखता है एक्सटर्न टेम्पलेट वाइड स्टेज फॉर GPU अपलोड टेम्पलेटेड ऑन float. ये कॉन्सेप्ट सब्स्टिट्यूशन को स्किप करता है, AST क्लोनिंग को स्किप करता है और असेंबली कोड जनरेशन को स्किप करता है। एक इमीडिएट अनरिजॉल्व्ड सिंबल कॉल एमिट करता है, call_z18 स्टेज फॉर GPU अपलोड ए लिंकर इस कॉल को सीधे GPU staging.o में प्री कंपाइल्ड सिंगल बाइनरी डेफिनेशन से कनेक्ट करता है। यह डायग्राम C++ में टेम्पलेट इंस्टेंटिएशन के लिए 2 कंपाइलेशन वर्कफ्लोस को कंपेयर करता है। स्टैंडर्ड अप्रोच में मल्टीपल सोर्स फाइल्स टेम्पलेट के लिए इंडिपेंडेंटली पार्स, सब्स्टिट्यूट और कोड जनरेट करती हैं, जिससे रेंडेंट कोड जनरेशन होता है, जिसे लिंकर को बाद में डीडुप्लिकेट करना पड़ता है। एक्सटर्नल टेम्पलेट अप्रोच के साथ सोर्स फाइल्स सिर्फ टेम्पलेट के लिए रेफरेंसेस एमिट करती हैं, जबकि एक सिंगल डेडिकेटेड सोर्स सिर्फ वन टाइम कोड जनरेशन परफॉर्म करती है। इससे लिंकर रेफरेंसेस को डायरेक्टली रिजॉल्व कर पाता है, जिससे कंपाइलेशन वर्क काफ़ी कम हो जाता है। अपने कॉमनली यूज्ड इंजन टाइप्स ब्रैकेट में फ्लोट, डबल, int 30_t के लिए एक्सटर्न टेम्पलेट डिक्लेरेशन ऐड करके आप बड़े कोडबेस में इंक्रीमेंटल कंपाइलेशन टाइम को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल कंपैरिजन मैट्रिक्स चलिए कंपाइलेशन पाइपलाइन के अलग अलग स्टेजेस पर टेम्पलेट इंस्टेंशिएशन कैसे बिहेव करते हैं इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स को समराइज करते हैं। यह टेबल 3 टेम्पलेट कंपाइलेशन स्ट्रेटेजीज को कंपेयर करती है, जिसमें स्टैंडर्ड इम्प्लिसिट टेम्पलेट्स C++ 20 में इंट्रोड्यूस किए गए कंस्ट्रेंड कॉन्सेप्ट टेम्पलेट्स और एक्सटर्न टेम्पलेट्स का यूज करने वाला एक्सप्लिसिट इंस्टेंशिएशन शामिल हैं। फेज 1 यानी हेडर पार्स फेज में तीनों स्ट्रेटेजीज बिल्कुल एक जैसा बिहेव करती हैं और एक अनइंस्टेंशिएटेड AST बिल्ड करती हैं। फेज 2 यानी कॉल साइट चेक के दौरान स्टैंडर्ड इम्प्लिसिट टेम्पलेट्स वेरिफिकेशन को डीप सब्स्टिट्यूशन तक पोस्टपोन कर देते हैं, जबकि कंस्ट्रेंड कॉन्सेप्ट टेम्पलेट्स फेल फास्ट करने के लिए रिक्वायर्स क्लॉज को अपफ्रंट इवैल्यूएट कर लेते हैं और एक्सप्लिसिट इंस्टेंशिएशन एक्सटर्न डिक्लेरेशन के जरिए इस चेक को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। फेज 3 यानी कोड जनरेशन में स्टैंडर्ड इम्प्लिसिट और कंस्ट्रेंड कॉन्सेप्ट टेम्पलेट्स दोनों ही हर ट्रांसलेशन यूनिट के हिसाब से कोड एमिट करते हैं, जबकि एक्सप्लिसिट इंस्टेंशिएशन सिर्फ एक बार एक डेडिकेटेड .cpp फाइल में कोड एमिट करता है। इसके चलते स्टैंडर्ड इम्प्लिसिट और कंस्ट्रेंड कॉन्सेप्ट टेम्पलेट्स दोनों के लिए ऑब्जेक्ट फाइल लोकेशन COMDMD वीक सिंबल सेक्शन होती है, जिसके लिए लिंकर को मैचिंग सिंबल्स को डीडुप्लिकेट करने की जरूरत होती है। इसके अपोजिट एक्सप्लिसिट इंस्टेंशिएशन स्टैंडर्ड strung.txt सिंबल सेक्शन का यूज करता है, जिससे लिंकर द्वारा डायरेक्ट सिंगल सिंबल रेजोल्यूशन पॉसिबल हो पाता है। अल्टीमेटली इससे बिल्ड टाइम्स पर असर पड़ता है, जहां रिडंडेंट कंपाइलेशन की वजह से स्टैंडर्ड इम्प्लिसिट टेम्पलेट्स स्लो होते हैं,
कंस्ट्रेंट कॉन्सेप्ट टेम्पलेट्स मॉडरेट होते हैं क्योंकि वे फास्ट एरर्स तो देते हैं, लेकिन फिर भी उनमें रिडंडेंट कंपाइलेशन की ज़रूरत होती है। और एक्सप्लिसिट इंस्टेंशिएशन सबसे फास्ट है, जो जीरो रिडंडेंट कंपाइलेशन अचीव करता है। सेक्शन ब्रेक मेंटल मॉडल चेकलिस्ट। आगे बढ़ने से पहले टेम्पलेट कंपाइलेशन लाइफ साइकिल की अपनी अंडरस्टैंडिंग को पक्का करने के लिए इस मेंटल चेकलिस्ट को रिव्यू करें। टेम्पलेट्स इंस्टेंशिएट होने तक कोई कोड प्रोड्यूस नहीं करते। एक टेम्पलेट हेडर लिखने से आपकी कंपाइल्ड बाइनरी में 0 बाइट्स ऐड होते हैं, जब तक कि कोई कॉल साइट इससे कंक्रीट टाइप्स को बाइंड नहीं करती। कॉन्सेप्ट इवैल्यूएशन को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। C+20 कॉन्सेप्ट्स इंटरफेस फेज में ही खराब। सब्स्टिट्यूशन को रोक देते हैं, जिससे कंपाइलर इनवैलिड टाइप्स पर कॉस्टली AST एक्सपेंशन करने से बच जाता है। मोनोमॉर्फाइजेशन रनटाइम स्पीड के लिए बाइनरी साइज का ट्रेड ऑफ करता है। हर यूनिक टाइप कॉम्बिनेशन एक डेडिकेटेड असेंबली फंक्शन जनरेट करता है, जिससे कोड ब्लोट के रिस्क पर भी रनटाइम ऑप्टिमाइजेशन मैक्सिमाइज होता है। लिंकर्स डुप्लीकेट काम को साफ करते हैं। वीक COMDAT सिंबल्स हेडर को मल्टीपल ट्रांसलेशन यूनिट्स में फंक्शंस को इंस्टेंशिएट करने की परमिशन देते हैं, जिससे लिंकर फालतू इंप्लीमेंटेशन को हटा देता है। कंपाइल टाइम बचाने के लिए एक्सटर्न टेम्पलेट का यूज करें। बहुत ज़्यादा यूज होने वाले टेम्पलेट इंस्टेंशिएशन के लिए उन्हें हेडर्स में एक्सटर्न डिक्लेयर करें, और बिल्ड पाइपलाइन को तेज करने के लिए उन्हें एक सिंगल .cpp फाइल में एक्सप्लिसिटली डिफाइन करें। सेक्शन ब्रेक। अब जब आपने इंटरनल पाइपलाइन को मास्टर कर लिया है, AST क्रिएशन और कॉन्सेप्ट इवैल्यूएशन से लेकर सिंबल एमिशन और लिंकर डीडुप्लीकेशन तक, तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को एक हैंड्स ऑन आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट में अप्लाई करने के लिए रेडी हैं। 9.9 प्रैक्टिस लैब बिल्डिंग अ स्ट्रांगली टाइप्ड मैट्रिक्स टेम्पलेट क्लास फॉर हेट्रोजीनियस टाइप्स में हम कॉन्सेप्ट्स, कस्टम स्टोरेज लेआउट, कंस्ट्रेंट्स और मॉडर्न टेम्पलेट डिज़ाइन पैटर्न्स को कंबाइन करेंगे एक इंडस्ट्रियल ग्रेड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, जो रियल वर्ल्ड हेट्रोजीनियस CPU या GPU मेमोरी ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है।